पैसों वाली बहू। कहते हैं शराब का नशा और पैसों का गुरूर दोनों ही बनते रिश्ते बिगाड़ने और बसा बसाया घर तबाह करने के लिए काफी होते हैं। तो ऐसा ही कुछ बिहार के सारण जिले के छपरा गांव की रहने वाली लीलावती के साथ भी होता है, जब वो अपने लड़के रितेश के लिए लड़की देखने जाती है। हमें हमारे बेटे रितेश के लिए आपकी बेटी शोभा बहुत पसंद आई है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम रिश्ता पक्का समझें। बिल्कुल पक्का समझिए आप इस रिश्ते को। हम तो कहते हैं अभी इनकी चट मंगनी पट ब्याह करा देते हैं। तो फिर देर किस बात की है? आज से ठीक 2 दिन बाद ही हम इनकी शादी करा देते हैं। क्यों, क्या ख्याल है आपका? जैसी आपकी इच्छा। हम तो जब आप कहो तब शादी कराने को तैयार हैं। शोभा हमारी इकलौती बेटी है। इसकी शादी के बहुत से अरमान हैं हमारे। इसकी शादी तो हम बहुत धूमधाम से ही करेंगे। ठीक 2 दिन बाद लीलावती रितेश और शोभा की शादी करा देती हैं। शादी के दिन लड़की वालों की तरफ से 8 ट्रक भरकर दहेज आता है, जिसे पहले तो लीलावती लेने से इनकार कर देती हैं, लेकिन बाद में लड़की वालों की जिद के आगे झुककर लीलावती जी दहेज के लिए मान जाती हैं। शादी के अगले दिन सभी लोग लीलावती के घर दुल्हन देखने आते हैं। अरे वाह लीलावती, तेरी बहू तो चांद का टुकड़ा लग रही है। तेरे तो भाग्य चमक गए ऐसी बहू पाकर। हाँ लीलावती, कहाँ से ढूंढ कर लाई है इस कोहिनूर के हीरे को, जो तन मन और धन हर तरफ से धनी है। सभी लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर शोभा मन ही मन इतराने लगती है। उसे खुद के रूप और दौलत पर अभिमान होने लगता है। इसी तरह उसमें धीरे धीरे गुरूर आ जाता है। कुछ दिनों बाद, शोभा बिटिया, कहाँ हो? जरा चाय तो बना कर ला दो बेटा। मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय बना बना कर थक चुकी हूँ। मुझसे नहीं होती अब आपकी जी हजूरी। सुबह से 2 बार चाय बना चुकी हूँ, लेकिन आपके तो नखरे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये कैसी बात कर रही है बहू तू? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? सुबह से मैंने तो तुझे एक बार भी चाय बनाने के लिए नहीं कहा। तूने खुद अपनी मर्जी से दोपहर में चाय लाकर दी थी मुझे। तो जब एक बार चाय पी ली है ना, तो दोबारा क्यों मांग रही हैं? मुझे मेरी माँ ने यहाँ आपके लिए चाय बनाने के लिए नहीं भेजा है, जो 24 घंटे आपके ही पीछे घूमती रहूं। इतना कहकर शोभा वहां से चली जाती है, जिसके बाद लीलावती अपना सर पकड़कर बैठ जाती हैं। उसे शोभा की बातें बेहद चुभ जाती है। मन ही मन उसे शोभा को अपनी बहू बनाने पर पछतावा होता है। थोड़ी देर बाद लीलावती का बेटा रितेश घर आता है और अपनी माँ को दुखी देखकर पूछता है, क्या हुआ माँ? आप इतनी दुखी क्यों है? घर में सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटा, आजकल शोभा का बर्ताव कुछ अटपटा सा हो गया है। वो बहुत बदल चुकी है। अब ठीक से बात तक नहीं करती। माँ, ये घर उसके लिए नया है ना, इसलिए शायद वो ऐसा बर्ताव कर रही होगी। थोड़े दिनों बाद अपने आप ढल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। रितेश की बात सुनकर लीलावती को थोड़ी शांति मिलती है। अब रितेश अपने कमरे की ओर चला जाता है, जहां वो देखता है कि शोभा बिस्तर में बैठकर आराम से टीवी देख रही होती है। अरे शोभा, तुम यहाँ टीवी देख रही हो और बाहर माँ अकेले काम कर रही है? जाओ जाकर माँ का थोड़ा हाथ बटा दो। रितेश की बात सुनकर शोभा आग बबूला हो जाती है। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह से रात तक घर के कामों में ही लगी रहूंगी। अगर इतनी ही परवाह है ना अपनी माँ की, तो कोई नौकरानी रख लो। घर में ये दिन में 4 टाइम चाय बनाना, खाना बनाना और फिर बर्तन धोना, मुझसे नहीं होगा ये काम। काम नहीं कर सकती तो मत करो, कम से कम टीवी तो मत देखो। माँ देखेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि तुम यहाँ मौज कर रही हो और वो अकेले काम कर रही हैं। ये टीवी कोई तुम्हारी माँ का नहीं है जो मैं इसे ना देखूं। ये मेरी माँ ने दहेज में दिया है और इस पर सबसे पहला हक मेरा है। मैं जब चाहूँ इसे देखूंगी और जब मन करेगा तब बंद करूंगी। तुम मुझे कुछ ना ही सिखाओ तो बेहतर होगा। इतना कहकर शोभा फिर से टीवी देखने लग जाती है और टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती है। रितेश अपना मुंह लटकाकर कमरे से चला जाता है। शाम के समय लीलावती के घर कुछ मोहल्ले वाले आ जाते हैं, जिनके लिए लीलावती शोभा के मायके से आए हुए लड्डू ले आती है और 2-2 लड्डू सभी को खाने के लिए दे देती है। शोभा की नजर इन सब पर पड़ जाती है। वो लीलावती की तरफ आकर कहती है, ये सब क्या है मम्मी जी? आपने सारे लड्डू अपने मेहमानों को ही बांट दिए। जानती भी है कितने महंगे लड्डू थे ये।
अरे तो क्या हुआ बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लड्डू ही तो है। अगर तुझे पसंद है तो मैं रितेश से कहकर तेरे लिए मार्केट से मंगवा दूंगी बेटा। जितनी आपकी बेटी की तनख्वाह है ना, उससे कहीं ज्यादा महंगे हैं ये लड्डू। जानती है, बाजार में इनकी कीमत 2000 रुपए किलो से कम नहीं होगी। शुद्ध देसी घी में बने 24 कैरेट सोने के वरख लगे लड्डू हैं ये। और अपने सारे लड्डू इन लोगों में ऐसे बांट दिए जैसे कोई दान करके गया है आपको। तू ऐसे क्यों बोल रही है बहू, ये हमारे मेहमान हैं और घर आए मेहमान को खाली पेट वापस नहीं भेजते। लीलावती और शोभा की ये बातें उनके घर में आए मेहमान भी सुन रहे होते हैं। मम्मी जी, वो सब मैं नहीं जानती। बस आज से आप मेरे मायके से आए किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएंगी, वरना मैं अपनी माँ को फोन करके सब बता दूंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दे बेटा, गलती हो गई मुझसे। आज से मैं तेरे मायके से आए किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। अब खुश। इतना कहकर शोभा जी अपने कमरे की तरफ जा रही होती है कि लीलावती, ये सब क्या है? हमने तो तेरी बहू की काफी तारीफें सुनी थी, लेकिन ये तो तारीफ के काबिल तक नहीं। सच में लीलावती, तेरी बहू तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भगवान बचाए ऐसी बहुओं से। तो आज तक तो हमने इसकी सिर्फ बाहरी सुंदरता देखी थी, लेकिन आज हमने इसका ये कुरूप भी देख लिया। अरे क्या करना है ऐसी बहू का जो सिर्फ दिखने में सुंदर हो? आखिर गुण और संस्कार नाम की भी तो कोई चीज होती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हो। मेरी बहू बहुत अच्छी है और दिल की भी साफ है। आप लोग उसे गलत समझ रहे हो। आज जरा उसके सिर में दर्द है ना, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है, वरना जब से वो इस घर में आई है सारा काम अकेले वो खुद करती है। मुझे तो एक बर्तन तक नहीं उठाने देती। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो शोभा जैसी बहू मिली है मुझे। अपनी सास के साथ इतना बुरा बर्ताव और सख्त बातें करने के बाद भी उनके मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर शोभा हैरान रह जाती है। मम्मी जी के पास मेरी चुगली और बुराई करने का कितना अच्छा मौका था, फिर भी उन्होंने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उल्टा सबके सामने मेरी झूठी तारीफ कर रही हैं, जिससे मोहल्ले और लोगों के बीच में मेरा नाम बदनाम ना हो। ये मैं क्या कर रही हूँ? ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगता है। वो तुरंत भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बैठकर रोने लगती है। आधे घंटे बातचीत करने के बाद सारे मेहमान लीलावती के घर से चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद लीलावती फिर से अपने काम में जुट जाती है और रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शोभा भी रसोई में आती है और अपनी सास लीलावती को काम करते देखकर कहती है, माँ जी आप रहने दीजिए, आज रसोई मैं संभाल लूंगी। आप सुबह से काम कर रही हैं, अब थक गई होंगी। अरे नहीं शोभा बेटिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ खास काम भी नहीं है रसोई में। तो अपने कमरे में जाकर आराम कर ले बेटा। ये आप कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी? आप इस तरह काम करेंगी और मैं जाकर आराम करूंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। ऐसा कीजिए, आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए, यहाँ का काम मैं कर लूंगी। अचानक बहू का ऐसा बदला स्वभाव देख लीलावती हैरान रह जाती है और बहू के बार बार बोलने पर अपने रूम में चली जाती है, जिसके बाद शोभा सारा काम करने लगती है। अगले दिन सुबह लीलावती रसोई की तरफ जा रही होती है कि वो देखती है शोभा उससे पहले ही रसोई में पहुंच चुकी थी। अरे शोभा बेटिया, तू इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही है? कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती, मैं बना देती तेरे लिए। माँ आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं कोई पराई हूँ। ये मेरा भी तो घर है, और वैसे भी मैं आपके लिए चाय बनाने आई थी। आपको सुबह के समय चाय पीने की आदत है ना, इसलिए। आदत तो है, लेकिन मैं खुद बनाने के लिए आ ही रही थी। तू परेशान मत हुआ कर बिटिया, तू बस खुशी खुशी हमारे साथ रह, यही मेरे लिए काफ़ी है। माँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली है, जो मेरी सगी माँ से भी ज़्यादा मुझे प्यार करती हैं और मेरी परवाह करती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने पिछले दिनों आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात की है। मुझे अपने रूप और दौलत पर गुरूर होने लगा था, जिसने मुझे अंधा बना दिया, और उसी पैसों के घमंड में मैं ये अनमोल प्यार को किनारे कर बैठी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना।
ये बोलते बोलते शोभा जोर जोर से रोने लगती है और अपनी सास लीलावती के पैरों में गिर जाती है। लीलावती शोभा का ऐसा बर्ताव देखकर परेशान हो जाती है और शोभा को उठाते हुए कहती हैं, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ बहू। मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुझे एहसास होगा। और देख, आज तुझे प्यार और पैसों के बीच के फासले का एहसास हो ही गया। थोड़ी देर से ही सही तुझे अकल आ गई, वही मेरे लिए काफी है। अब तो रो मत बिटिया। लीलावती के इतना कहते ही शोभा झट से उनके गले लग जाती है और अब शोभा मायके से आने वाली हर चीज को वापस मायके भेज देती है और अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगती है।